सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के स्पेशल कॉल में, जो कि आज हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशंस के ऊपर होने वाली है। और बहुत ही बेहतरीन एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में काफी बड़ी वैल्यू ऐड करेगा आज का ये सेशन। अगर आप तैयार हैं तो प्लीज हैंड रेज करके मुझे बताइए। एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि आप तैयार हैं। आप तैयार हैं तो रेज योर हैंड। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच। समय बहुत कम है आज हमारे पास, और जो कंटेंट्स हैं वो काफी लेंथी होने वाले हैं। तो इसलिए मैं जो है इसको फटाफट कवर करूंगा। हुस्ने मुबारक सर, अगर एक बार मुझे कंफर्म कर पाए कि मेरी आवाज क्लियर है। यस, लाउड एंड क्लियर है सर। आप विजिबल भी हैं सर। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। सो बात करते हैं दोस्त, बिना समय गंवाए हुए। हम आप सभी का जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, करीब करीब पौने पौने 300, अप्रोक्सीमेट 300 पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं। आप सभी लोगों का मैं वीरेंद्र सजवान तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले करीब करीब 12:30 बजे तक हम लोग साथ रहने वाले हैं। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं कि आप इस वीकेंड पर यहाँ पर हैं। एंड अभी हमारा मंथ क्लोजिंग भी चल रहा है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर थोड़ा सा टारगेट का प्रेशर भी होगा, क्लोजिंग का प्रेशर भी होगा। बावजूद इसके आपका यहाँ पर आना एक बात का सूचक है, एक इंडिकेशन है कि आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हैं एंड यू रियली वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो दोस्त, हमारा भी फर्ज बनता है बीइंग अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन टीम। मैं और अनुराग सर हमेशा तत्पर रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री का बेहतरीन बेहतरीन प्रोस्पेक्टिव हम अपनी तरफ से दे पाए। एंड उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको एक डिफरेंट एंगल नजर आता है और आप सफलता की तरफ मूव करते हैं। आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतरीन हो जाता है आपका, ताकि और इन सारी चीजों से आपको एक चीज समझ में आती है कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। कई बार देखने के बाद आपको आइडिया लगता है कि यस, जब आपकी गट फीलिंग आपको सपोर्ट करती है, जब आपका इंटरनल मैकेनिज्म, जो आपका अंदरूनी, जो आपकी अंतरात्मा होती है, आपको सपोर्ट करती है, और आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब आप ऑटो ड्रिवन बनते हैं। तब आपको किसी बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती आपको सपोर्ट करने के लिए। तो आइए बात करते हैं, मैं आपको अपनी इस प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं। एंड ये प्रेजेंटेशन बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आज तक हम लोग रोज ही डिस्कस करते आए हैं। एंड इस टॉपिक का नाम है वेब 3.0। दोस्त, जब वेब 3.0 के बारे में बात की जाती है तो हमें पिछले 3.5 साल से इस सब्जेक्ट को हम लोग बात कर रहे हैं, इसको इसके बारे में हमें सुनने को मिल रहा है। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग, इवन हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट को लेके कोई प्रॉम्प्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज को समझें। और जब मैं ये समझाने की बात कर रहा हूं तो मैं बहुत ही डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत स्लो, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही प्रॉम्प्ट चीजों पे लेके जाऊंगा, ताकि हम समय का सही यूटिलाइजेशन कर पाए। वेब 3.2 इंटरनेट का अगला चरण है। हालांकि हर रोज हमारी बीओपी के अंदर हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, इनके बारे में चर्चा होती है, लेकिन आज थोड़ा इन डेप्थ, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, ताकि हम बाकी इसके यूज केस पे भी बात कर पाए। इस प्रेजेंटेशन को पहले भी लिया जा चुका है, इसलिए जो मेरे पुराने साथी हैं तो डेफिनेटली उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को पहले भी सुना होगा, इस कॉल को पहले भी उन्होंने अटेंड किया होगा, तो उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। एंड जो नए साथी हैं, जो पहली बार इस कॉल का हिस्सा बने हैं, उनको बहुत जरूरी तौर पे इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप अपनी पेंसिल, अपनी पेन और अपनी कॉपी लेके बैठिए। कोई भी पॉइंट अगर आपको ऐसा वैलिड लगता है तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स आपको आने वाले टाइम में काम आएंगे, आपकी टीम को सपोर्ट करने के लिए, आपकी टीम में सेम चीज को डिलीवर करने के लिए। तो वेब 3.0 इस टर्म्स का मतलब है भविष्य, इंटरनेट का अगला चरण, इंटरनेट का भविष्य। वेब 3.0 इंटरनेट का अगला चरण है, इंटरनेट का भविष्य है। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब हम आने वाले स्टेप्स की बात करते हैं,
तो जरूरी हो जाता है पहले और दूसरे कदम को जानना। तो आइए बात करते हैं वेब 1.0 की। इंटरनेट का शुरुआती दौर 90 का दौर, हालांकि उससे पहले इंटरनेट अलग अलग जगहों पे यूज होना शुरू हो चुका था, लेकिन एक कॉमन पब्लिक विजिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, आम आदमी तक उसकी पहुंच 90 के दौर में होनी शुरू हुई। एंड ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में उस टाइम पे नहीं था। 2004 तक उसका दौर चला वेब 2.0 का। एंड इस दौर में क्या होता था, आपका इंटरनेट से आप लोग कनेक्ट होते थे, एंड ये वेब 1 में वन सिंगल साइडेड कम्युनिकेशन होता था। आपके पास कंज्यूमर का रोल प्ले करने के लिए था, मतलब आप केवल एक कंज्यूमर के तौर से ही इंटरनेट को यूज कर सकते थे। अब वहां पर जो मेजर एलिमेंट्स थे वो क्या था, कंपनी फोकस्ड वेब पेजेस होते थे। कोई बहुत ही कॉमन कंसर्न्स को लेके वेब पेजेस नहीं होते थे, किसी पर्टिकुलर कंपनी का ही कोई पेज होता था, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही कोई पेज होता था। जब कंपनी फोकस की बात हो रही है तो किसी एक संस्था का कोई वेब पेज होता था, कोई वेबसाइट होती थी। एंड अनरिस्पॉन्सिव डिजाइन होते थे, यानी ऐसे डिजाइन जिसको केवल वो मतलब ऐसे डेड डिजाइन होते थे, मतलब वहां पर आप क्लिक करोगे तो हाइपर लिंक नहीं होता था। आज आप क्लिक करते हैं दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, क्लिक करते हैं नया पेज खुल जाता है। वहां पर उस टाइम के इस टाइप के रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं होते थे। पैसिव वेब होता था, एक्टिव वेब नहीं होता था। बेसिक स्टाइल थे, सिक्योरिटी बहुत कम थी, कोई लॉगिन आपको नहीं मिलता था, आप कोई डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते थे, और थर्ड पार्टी एड भी नहीं थी। तो ये है शुरुआती दौर का इंटरनेट, जिसको हम बोलते हैं वेब 1.0। होता क्या था कि आप केवल एक कंज्यूमर के तौर पर साइबर कैफे जैसी प्लेस पे जाते थे। साइबर कैफे एक स्पेस, ऐसा जगह जहां पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होती थी। एंड अगर मैं खास तौर पे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो इंटरनेट आम आदमी तक नहीं था, केवल साइबर कैफे एक अकेला जरिया था जहां पर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। और इंटरनेट इन खासियत के साथ केवल एक न्यूज़पेपर से अधिक कुछ नहीं था। आप जाते थे, पढ़ते थे, और आपके पास कोई राइट नहीं था उसको रिस्पॉन्ड करने का, उस पर टिप्पणी करने का, उसको रिव्यू करने का, या कुछ भी अपने अपने आप एक्सप्रेस करने का। दूसरा दौर इंटरनेट का दूसरा 2004 के बाद और अभी तक वेब 2.0 चल रहा है। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आज का जो दौर है इंटरनेट का, वो वेब 2.0 का दौर है, जो 2004 में अप्रोक्सीमेट शुरू हुआ। एंड ऐसा नहीं कि वो पहला वाला दौर खत्म हो गया। कई बार लोग बोलते हैं सर आज भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो सिंगल साइडेड वन वे कम्युनिकेशन करती हैं, एंड वहां पर आप केवल और केवल पढ़ सकते हैं। तो वेब 1.0 की वेबसाइट्स और उनके उन टूल्स को, उन एलिमेंट्स को आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, दे आर स्टिल यूजिंग इट। वेब 2.0 में क्या बेहतरीन हुआ, वेब 2.0 के अंदर आपको कंज्यूमर के अलावा आप क्रिएटर भी बन गए। आप रीड करने के अलावा आप राइट भी कर सकते थे, यानी आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते थे। एंड ये दौर था जहां पर आप साइड में देखेंगे तो ये बहुत सारे लोगोस आपको जो नजर आ रहे हैं, ये आज की डेट के प्रोडक्ट्स हैं, और इन प्रोडक्ट्स को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनमें से 90% प्रोडक्ट्स को आप उनके लोगों से पहचान सकते हैं। लेकिन इस दूसरे दौर में खासियत क्या रही, ये दौर था जब सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज हो गई सारी की सारी एप्लीकेशन, एंड बड़े बड़े जायंट्स उन एप्लीकेशंस को ओन करते थे, ओन करते हैं। यानी कोई भी एक एप्लीकेशन, कोई भी एक वेबसाइट या किसी भी टूल्स को जो आप इंटरनेट पे यूज करते हैं, वो किसी ना किसी एक कंपनी, एक ऑनर के माध्यम से उसको ओन किया जाता है। जैसे आज अगर मैं बात करूं, गूगल गूगल की की अगर बात की जाए तो 87% डेटा ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 87% डाटा जो है वो गूगल ओन करता है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आज की डेट में यूज की जाती हैं, उनकी कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो जिसका मालिकाना हक वो रखती हैं। और ये आज का सबसे बड़ा यू नो पहली बात तो आप इसको बेनिफिट्स बोलेंगे या फिर इनके एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशंस आपको मिलने लगी।
पहले इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक विकल्प होता था, या तो आपके पास लैपटॉप हो या आपके पास पर्सनल कंप्यूटर हो। लेकिन आज जब वेब 2.0 आया तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन वेब की बजाय मोबाइल फ्रेंडली होने लगी, यानी वेबसाइट की बजाय उसकी एप्लीकेशंस या मोबाइल फ्रेंडली इन्वायरमेंट उसके लिए क्रिएट किया जाना लगा। दूसरा, इस वेब 2.0 के दौर में सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग का बहुत बड़ा बोलबाला रहा। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई, एंड आज सोशल मीडिया अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल मीडिया के प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत बड़े मुकामों को हासिल किया है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया। ये वो दौर था वेब 2.0 का जहां पर आप फोटो शेयर कर सकते, वीडियो शेयर कर सकते, प्रोडक्ट शेयर कर सकते, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपको मिले, एंड ऐसे ऐसी एप्लीकेशंस आपको मिली जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत आसान कर दिया। ऐसी एप्लीकेशन जो आपकी फिंगर टिप्स पे काम करती हैं, ऐसी एप्लीकेशंस जो आपके हर एक काम को अंजाम दे सकती हैं आपके एक फिंगर टिप के ऑप्शन के साथ, एक जस्ट क्लिक करने पे। इंटरेक्टिव पेजेस बन गए, आप किसी पेज में जाते हैं, अब वहां पे अपना रिव्यू डाल सकते हैं, वहां पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में तो और भी आसान हो गया है, चैटबॉट बन गए हैं कि आपका वेबसाइट आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करता है। तो ये दूसरा दौर था वेब 2.0 का। एंड इस दौर में क्या हुआ, इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट तो हो गए, लेकिन यहां पर जो पहली जगह थी वहां पर वेबसाइट के माध्यम से केवल आपको सूचनाएं मिलती थी, अब आपका टू वे कम्युनिकेशन हो गया। आप कम्युनिकेट भी कर सकते थे, आप अपनी बातों को उस वेबसाइट तक पहुंचा सकते थे। सोशल मीडिया उसका बहुत ही लाइव एग्जांपल है जहां पर आप बहुत सारी चीजें आज कर पाते हैं। ये सब चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं हमारी लाइफ में आज की डेट में। आज अगर हम बात करें, हर एक समस्या का समाधान आपके पास है थ्रू इंटरनेट। आपके पास हर एक काम के लिए एक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन ने आपकी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। आप चाहे शॉपिंग की बात करें, आज अगर हम बात करें सोशल मीडिया की बात करें, आप इंटरनेशनल कॉलिंग की बात करें, आज अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, आज हम बात करें बैंकिंग की, हर चीज, आज आप बात करें फूड की डिलीवरी की, एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स। सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है जो आज की डेट में है, एंड वो है प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। आपके पास गोपनीयता नहीं है। ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो वेब पेजेस हैं, ये आपके डेटा को डिटेक्ट कर रही हैं, आपकी लोकेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं, एंड ये उसका मिसयूज करते हैं, ये उसको यूज करते हैं अपने फेवर में। तो यहां पर आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इंटरनेट के बिना लाइफ की कल्पना करना मुश्किल है। आज हर एक आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। आप अगर शहरों की बात करें, इवन एक बैगर यानी एक भिखारी के हाथ में स्मार्टफोन होना कोई बड़ी आप सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ये पॉसिबल है, ऐसा है। तो यहां पर हर एक आदमी की डिपेंडेंसी मोबाइल के ऊपर हो चुकी है, और हर एक आदमी के मोबाइल के अंदर करीब करीब 40 एप्लीकेशंस बाय डिफॉल्ट होती हैं। इवन आप नहीं भी डाउनलोड करते हैं तब भी आप एक नया फोन लेते हैं तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोडेड होती हैं ऑलरेडी। इसका मतलब यह है, जिन एप्लीकेशंस को आपने डाउनलोड किया हुआ है या जिनको आप यूज करते हैं, उन एप्लीकेशंस को आपने राइट दिया होता है कि आप हमारी गैलरी, हमारा डेटा, हमारी फोटोज, हमारे सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, एंड वो समय पड़ने पर उसको एक्सेस भी करता है। आपकी सारी एप्लीकेशंस को आपने ये राइट दिए हुए हैं, एंड इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है कि आप जब प्राइवेसी में भी सर्फिंग कर रहे हैं, जब आप प्राइवेसी मतलब चुपचाप आप अकेले कमरे में बैठकर, ये पिक्चर से इंडिकेशन आपको मिलेगा कि जब आप चुपचाप बैठ के भी अकेले में इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो देखिए कि आप 40-50 लोगों से घिरे हुए हैं, एंड दे आर वॉचिंग यू, दे आर लुकिंग एट एवरी थिंग्स दैट यू आर डूइंग। हर एक चीज जो आप कर रहे हैं उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं ये एप्लीकेशंस वाले। एंड इसलिए बहुत सारे साइबर स्कैम, साइबर क्राइम और साइबर इस टाइप के इंसिडेंट आपको रिपोर्ट होते हैं कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि भाई आज जो है इंटरनेट पे ये क्राइम हो गया, आज
किसी का डीप फेक बन गया, किसी की पिक्चर्स को उसकी गैलरी से उठाकर उसको मैनिपुलेट करके वायरल कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड मोर ओवर, जो आज के प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो सरकारें हैं, वो नहीं चाहती हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के पास पूरी दुनिया का डेटा का मोनोपोली हो, उसको होल्ड करने की। तो ऐसे में अगला चरण आने की जरूरत है। लेकिन आज जो एप्लीकेशन जो काम कर ही रही थी, इन बिटवीन जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो और ज्यादा आपकी प्राइवेसी में खलल डाल दिया। एंड वो क्या है कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा होता है, एंड आप जब जब इवन आप प्राइवेटली भी किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो वो आपकी आदतों को ट्रैक करता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स को, आपके बाइंग हैबिट्स को, आपकी ट्रैवलिंग की हैबिट्स को, आपके नेचर को, आपके पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव को, यानी आपका राजनीति को देखने का तरीका क्या है, आपके रिलीजन्स को, और आपके रिलीजन्स के प्रति आप किस टाइप से किस विचारधारा का आप व्यक्ति हैं, वो सारी चीजों को स्टडी करता है। एंड देन उसको यूज करता है अपने फेवर में, अपने आकाओं को वो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटली प्रिपेयर्ड किया जाता है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है कि आप चाहें या ना चाहें आपको उस ट्रैप में आना होता है। आप सोचिए, कई बार हम क्या करते हैं कि आपने एक बातचीत की अपने दोस्त के साथ किसी कार के बारे में, आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एंड उसके लिए आपने अपने दोस्त से कैजुअल डिस्कशन किया कि कौन सी गाड़ी अच्छी है और कौन सा उसके क्या फीचर हैं। तो पता चलता है कि कुछ देर बाद, और मे बी इन अ कपल ऑफ मिनट्स, और मे बी इन अ कपल ऑफ आवर, आपके सोशल मीडिया पे उस पर्टिकुलर गाड़ी या उसकी कॉम्पिटिटिव कार्स की, उस प्राइस रेंज की कार्स की एड आनी शुरू हो जाती है। ये कैसे हुआ? एआई ने अपने एडवर्टाइजर्स को सूचित किया कि इस आईपी एड्रेस का व्यक्ति विद दिस प्रोफाइल, ही इज लुकिंग फॉर अ कार, ही इज डिस्कसिंग समथिंग अबाउट कार, तो मे बी वो एक पोटेंशियल बायर हो सकता है कार का। एंड जैसे ही ये डेटा पता चला, कार की कंपनीज ने फटाफट अपनी एड शूट कर दी उस प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप अपने एप्लीकेशंस को यूज नहीं करते हैं और आप वेबसाइट को यूज करते हैं, तो आपने डेफिनेटली एक कुकीज का एक वो देखा होगा। और जब एक्सेप्ट कुकीज करते हैं, तो ये आपके सब जो डाटा आप सर्व कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड चीजों को सेव कर लेता है फर्दर रेफरेंसेस के लिए। तो कई बार आप देखते हैं, आप एक वर्ड डालते हैं एंड आपका वो डोमेन नेम अपने आप आ जाता है। मान लो आपने एफ डाला, अपने आप लिख के आ गया facebook.com। दैट मीन्स वो सेंस करना शुरू कर देता है कि आप क्या चाह रहे हैं। आपने FLIP डाला, flipkart.com अपने आप आ गया। ये सब कुकीज की वजह से होता है। तो ये आपकी प्राइवेसी में एक बहुत बड़ा खलल है। अब एक आम आदमी के लिए ना, ये प्राइवेसी बड़ा कंसर्न नहीं होता मे बी, लेकिन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, बड़े बड़े ऐसे सर्विंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऐसे आर्मी की विंग्स के लिए, आर्मी जैसे बड़े सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, ये बहुत बड़ा मसला है कि उनके डेटा की, उनकी लोकेशंस की खबरें आम आदमी तक, उनके कॉम्पिटिटर तक पहुंच जाए। तो ये उसके हिसाब से उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर हो सकता है ना। यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई, ये तस्वीर है वेब 2.0 को रिप्रेजेंट करने वाली तस्वीर। ये तस्वीर ये दिखाती है कि जैसे ये बार कोड लगा हुआ है ना, तो जनरली आपने ये बार कोड प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ये बार कोड स्कैन किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी, उसके प्राइस, उसके फीचर्स की डिटेल्स इसमें होती है। अब यहां पर ये तस्वीर ये इंडिकेट करती है कि जो लोग आज की डेट में इंटरनेट यूज करते हैं, जो लोग खासतौर पे सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो सोशल मीडिया में वो अपनी जेब से एक सिंगल पाई भी पे नहीं करते। दे डोंट पे इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम देयर पॉकेट। एंड बावजूद इसके वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शुमार हो चुके हैं। दे आर मिंटिंग मनी, दे आर मिंटिंग बिग मनी, बहुत बड़ा पैसा वो लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि जब वो आपसे पैसा ले नहीं रहे हैं तो ये इतना बड़ा पैसा बन कैसे रहा है? तो आंसर है कि आपको बेचा जा रहा है। यस मेरे दोस्त, ये जो वेब 2.0 में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको बिना बताए आपकी कीमत लगाई जा रही है, आपको बेचा जा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि आपकी बोली लगाई जा रही है, आपका डेटा बेचा जाता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से आपको पिच किया जाता है, आपके उस उन चीजों को ट्रिगर किया जाता है ताकि आप मान लीजिए आपको आप टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो क्या होगा, बार बार अगर आपको टेक्नोलॉजी 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 के गैजेट्स आपके सामने आएंगे तो मे बी आपके अंदर का जो वो टेक्नोलॉजी वाला बंदा है, जो जो गैजेट से प्यार करता है, जो गैजेट खरीदना चाहता है, वो कन्विंस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो चीज एक बड़ी मतलब फेमस आज की डेट में कहा जाता है कि इस जो बारकोड है, इसकी वजह से ये देखा जाता है कि आपका ईटिंग हैबिट्स क्या है, आपका पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, आप राजनीति को दृष्टिकोण क्या है, आप कौन सी पार्टी के हैं, आप कौन से धर्म के हैं, आप कौन सी जाति के हैं। एंड फिर आपके उन भावनाओं को ट्रिगर किया जाता है और आपको मैनिपुलेट किया जाता है मेंटली, ताकि अपने फेवर में यूज किया जा सके। कई बार आप देखते हैं, आप सोशल मीडिया में जाते हैं और सोशल मीडिया आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मोहल्ले में आपको कोई फील नहीं हो रहा, आप अपने सोसाइटी में रहते हैं एंड यू हैव वेरी वेरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट, आपके यहाँ पर बहुत अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं। फिर आप पेज खोलते हैं फेसबुक, एंड फेसबुक पे आपको लगता है कि जैसे कि दंगे हो रहे हैं, हिंदू को लगता है मुसलमान खराब है, मुसलमान को लगता है हिंदू खराब है, इन दोनों को लगता है सिख खराब है, सिख को लगता है ईसाई खराब है। तो ये सब चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। एंड वो तब होता है जब उनको पता होता है कि ये किस विचारधारा का व्यक्ति है, और उस विचारधारा को ट्रिगर करके आज की डेट में वो मैनिपुलेशन फीड की जाती है। यानी आप ये सोचिए कि आपका डिसीजन आपका खुद का डिसीजन नहीं होता। यस, आपका डिसीजन आपका खुद का डिसीजन नहीं होता, आपको सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन और न्यूज़ेस के माध्यम से मैनिपुलेट करके फीड किया जाता है। एंड वो फीड आपको डिसीजन मेक करने में, डिसीजन लेने में मदद करती है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक पार्टी जो हार रही थी ऑल ऑफ अ सडन जीत जाती है बिकॉज ऑफ दीज मैनिपुलेटेड फीड। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक्चुअल एक्चुअल सही चीजें नहीं एक्सिक्यूट हो पाती हैं एंड मैनिपुलेटिव चीजें एक्सिक्यूट हो रही हैं आज के इस इंटरनेट के दौर पे। आज अगर मैं बात करूं तो बीइंग अ सेंट्रल अथॉरिटी, डोनाल्ड जे ट्रंप डोनाल्ड जे ट्रंप 88.7 मिलियन फॉलोअर एक्स के ऊपर, एन अकाउंट सस्पेंड कर दिया। किसने? ट्विटर के मालिक ने। तो दिस इज कॉल्ड कि जब किसी एक अथॉरिटी के पास अथॉरिटी है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो चीजों को ओन करती है, उस केस में इस टाइप की घटनाएं होना पॉसिबल है। आज वेब 2.0 के दौर में आपके पास एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपने अपलोड की हुई हैं, लेकिन चूंकि उस पर मालिकाना हक आपका नहीं है तो उस चैनल को कभी सस्पेंड किया जा सकता है। और छोटे मोटे की तो बात ही नहीं कर रहा, डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को के अकाउंट हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया था एक पॉइंट पे। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे सेंट्रलाइज ऑनरशिप होती है, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी आज की डेट में है। वी आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ टॉप, जिसे बोल सकते हैं कि मानवीय इतिहास में अभी तक की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजिकल एज में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन कमी क्या है कि सेंट्रल ऑनरशिप है, एक व्यक्ति के हाथ में है।
तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति का भी अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। तो आप और आम आदमी की तो कोई उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। डाटा जो आपने बनाया, क्रिएशन आपने की, लेकिन वो बिलोंग किसको करता है? उस प्लेटफॉर्म को। आपकी वीडियो यूट्यूब का ऑनरशिप, आपका कंटेंट फेसबुक का ऑनरशिप, आपका कंटेंट और जिस वेबसाइट्स के ऊपर आपने उसको रखा उसका ऑनरशिप। तो आपके पास उसका ऑनरशिप नहीं है। और ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूजर है। कोई बहुत अच्छे एक रेवोल्यूशनरी विचारधारा वाला व्यक्ति है तो उसको मना कर दिया जाएगा। तो उसके कंटेंट्स को रोका जा सकता है। डाटा कैन बी इरेज विदाउट कंसेंट, कि आपके बिना परमिशन के आपके डेटा को इरेज किया जा सकता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर डेटा कहीं एक एक जगह पे आपका डेटा रखा हो, सर्वर क्रैश कर गया तो खत्म, उसके बाद उसका रिकवरी पॉसिबल नहीं है। इसी टाइप से बहुत सारे चैलेंजेस जो यहाँ पर हैं। हैकिंग हो सकती है, मैनिपुलेशंस हो सकती हैं। आपने देखा होगा अभी हाल में बजीरेक्स और बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस की न्यूज आ रही है जहां पर क्रिप्टो करेंसी वाले इन एक्सचेंजेस को हैक कर दिया गया, बिकॉज ये वेब 2.0 बेस्ड सेंट्रलाइज ओनरशिप वाले एक्सचेंजेस थे। एंड दैट इज व्हाई एक डिसेंट्रलाइजेशन की मांग उठ रही है, जिसके बारे में हम आगे बात करें। यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है, यहाँ पे टारगेटेड ऐड दी जाती हैं। आप चाहो या ना चाहो आपको उन ऐड को देखना पड़ेगा। आप एक बहुत ही आपका मूड बहुत सैड है, आपने गाना चलाया और बहुत सैड सॉन्ग आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी का, और तभी आपको एक ऐड आ जाती है। अब आप आपके सारे इमोशन का कचरा। तो मतलब यहां पर क्या है, टारगेटेड एड्स हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। और नो अवेयरनेस ऑफ आवर डाटा इज बीइंग यूज्ड, और आपको ये भी नहीं पता होता कि हमारा जो डेटा है वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड ये पता कब चलता है, जब आपकी तस्वीर में भी आपका डेटा मैनिपुलेट होकर धीरे 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 वायरल होके मे बी 4 महीने बाद, 4 साल बाद में भी आप तक पहुंचता है। तब पता चलता है कि यार मेरा ये डाटा जो था मेरे मोबाइल से किसी ने मिसयूज कर लिया या किसी ने वहां से चोरी कर लिया। तो ये पॉसिबिलिटी आज की डेट में बहुत ज्यादा है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है वेब 2.3.0। इंटरनेट का पहला कदम वेब 1.2 शुरुआती दौर था। बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज पे इंटरनेट का यूज होता था। वेब 2.0 आया, एक्सप्लॉयटेशंस बढ़ा, बहुत एक्सट्रीमली यूज हुआ। हर एक आदमी आज इंटरनेट को यूज कर रहा है। इंटरनेट का स्पीड, इंटरनेट का प्राइस कम हो गया, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। और बट इंटरनेट के चैलेंजेस भी साथ में आ गए। आपका डेटा का प्राइवेसी खत्म हो गया और मैनिपुलेशंस की पॉसिबिलिटी बड़ी हो गई है। तो एक सज्जन है जिनका नाम है गेविन वुड। गेविन वुड जो है वो इथेरियम के को फाउंडर हैं, मतलब मेन जो फाउंडर्स की टीम में थे। एंड पोल्का डॉट को इन्होंने खुद, पोल्का डॉट के फाउंडर हैं। इन्होंने पहली बार वेब 3.0 के इस टर्म्स को यूज किया कि वेब 3.0 होना चाहिए। एंड वेब 3.0 एक ऐसा दौर है जो प्रोजेक्टेड है, जो आने वाला है, जो बहुत हद तक आ भी चुका है। ये वो दौर है जहां पर सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली हैं। ब्लॉकचेन मींस जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में बहुत कम लोगों को मालूम है। जिस तरीके से आज जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस के लिए आपके पास इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आज की डेट में आप यूज कर रहे हैं, हम इनको बोल सकते हैं दे आर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस। यानी इन एप्लीकेशंस का फाउंडेशन, इनकी पृष्ठभूमि, ये जिस पे बनी हुई है वो इंटरनेट है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये एप्लीकेशन नहीं होती, और अगर ये एप्लीकेशन नहीं है तो इंटरनेट का आपके लिए कोई यूज नहीं है। तो इसी फाउंडेशन को नए सिरे में लिया जा रहा है जो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की कई ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग्स करते हैं। अभी हाल में अनुराग सर ने भी ट्रेनिंग लिया था। 4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा ब्लॉकचेन को लेके। सबसे पहले
ये ऑनलाइन लेजर है, यानी एक ऐसा बही खाता है जो सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। ये डिसेंट्रलाइज होगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब इसका ऑनरशिप एक व्यक्ति के पास नहीं होगा। ये ओपन सोर्स होगा, इसको देखा जा सकता है अलग अलग राइट्स के हिसाब से। एंड ये मोस्ट सिक्योर होगा। इसके अंदर मैनिपुलेशन होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके अंदर अल्टरेशंस की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए सिक्योर होगा, यानी प्राइवेसी 100% आपकी होगी। एंड ये मोस्ट डिमांडिंग एलिमेंट्स है आज की डेट में, जो मांगा जा रहा है। पूरी दुनिया एक मुश्त एक आवाज उठाती है कि वेब 3.0 का आना जरूरी है, ताकि बड़े बड़े जायंट्स मैनिपुलेशन ना कर सकें। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। वेब 3.0 के अंदर क्या होने जा रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रोटोकॉल्स। किसी एक अथॉरिटी के पास, जैसे मैं आज बता रहा हूं कि 87% डाटा दुनिया का वो गूगल के पास है। तो अभी क्या है, वेब 3.0 के आने के बाद, इसके एग्जीक्यूशन के बाद, ये डेटा किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी विशेष के पास नहीं होगा। एक अधिकार खत्म हो जाएगा, मैनिपुलेशंस खत्म हो जाएंगी, और इस टाइप से डिसेंट्रलाइजेशन होगा। दूसरा, ये गवर्नेंस भी डिसेंट्रलाइज्ड होगी, यानी ऑपरेशंस सारे डिसेंट्रलाइज होंगे। रीडिफाइंड डेटा ऑनरशिप। आज कंटेंट्स आपके, ऑनरशिप यूट्यूब की, कंटेंट्स आपके, ऑनरशिप फेसबुक की। अभी ये रीडिफाइंड हो जाएंगी। आपका डेटा, आपका ऑनरशिप, आपका फेसबुक पेज, आपका ऑनरशिप, आपका ट्रस्टलेस एंड परमिशनलेस, ट्रस्टलेस एंड परमिशनलेस कंट्रोल एंड इन्वायरमेंट होगा। देखिए, ट्रस्टलेस का मतलब यह है कि आज अगर आपने मुझे कुछ पैसे भेजने हैं गूगल पे के थ्रू, तो आपको मीडिएटर यानी बैंक के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आज आपने कोई डिपॉजिट किया किसी बैंक के अंदर, तो आपको बैंक के ऊपर विश्वास है, तब आप डिपॉजिट करते हैं। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो कि बैंक में पैसा रखना सुरक्षित है, तो आप कभी रखेंगे नहीं। दैट मीन्स कि आप ट्रस्ट करते हैं। आप जब किसी चेक को डालते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक उस पर्टिकुलर अकाउंट्स के लिए उस चेक को प्रक्रिया में डालता है, प्रोसेस में डालता है। एंड आपको विश्वास होता है कि चूंकि बैंक है, तो आपका वो प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। यहां पर P2P होने वाला है, दैट इज कि नो मीडिएटर, नो मीडिएशन बिटवीन, दो लोगों के बीच में कोई मध्य मीडिएटर नहीं होगा जो दोनों को टेक केयर करेगा। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशंस में काम करेगी, एंड यहां पर ट्रस्टलेस और परमिशनलेस कंट्रोल होगा। यानी आपके बीच का व्यक्ति, पहले मैनिपुलेशन की गुंजाइश थी, क्योंकि वो व्यक्ति सोचता होगा, उसका लालच हो सकता है, वो उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो किसी को फेवर कर सकता है। लेकिन जब एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहां पर ऑटोमेशन काम कर रहा है, जहां पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां पर इस टाइप की मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं होती है, एंड इस वजह से वहां पर पॉसिबिलिटीज ट्रांसपेरेंसी की ज्यादा रहती हैं। तो वेब 3.0 कुछ ऐसा होने वाला है। यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा। ब्लॉकचेन होगा वो फाउंडेशन जिसके ऊपर सारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाएगा। उन एप्लीकेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो एप्लीकेशंस कैसे काम करेंगी, तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक नियमावली तय होगी। एंड वो नियमों को जो एक बार सुनिश्चित करने के बाद ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाएगा, एंड वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजें काम करेंगी। उसमें किसी टाइप का फेर बदल और किसी टाइप की मैनिपुलेशन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी किसी भी तरीके से। ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट की फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। आपके पास प्राइवेट कीज होंगी, एंड वो कीज होंगी आपकी, कुछ फ्रेसेस होंगे जिनको आपने सुरक्षित रखना है, एंड वो होगा आपकी ऑनरशिप का प्रूफ। बाय द वे, अगर आपने ये कीज को खो दिया, तो आपने अपनी ऑनरशिप को भी खो दिया। इवन जिसने उस प्रोजेक्ट को बनाया, जिसने उसको डिप्लॉय किया,
वो भी उसको रिकवर नहीं कर सकता, वो भी उसमें किसी टाइप की अल्टरेशंस नहीं कर सकता। तो आपकी वेब 3.0 में जब आप हिस्सेदारी ले रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपकी प्राइवेट की ही आपका ऑनरशिप है। आपकी प्राइवेट कीज वॉलेट की कीज हैं, या फिर किसी भी टाइप से आप आने वाले टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होंगे जहां पर आपको इस टाइप की स्मार्ट कीज मिलेंगी। ये कीज आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, केवल उस व्यक्ति के साथ शेयर करनी है जो आपका पोटेंशियल नॉमिनी हो सकता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी आपका है, एक ऐसा व्यक्ति जिसपे आप अपने से भी ज्यादा विश्वास करते हैं। अदरवाइज ये कीज आपकी ऑनरशिप है, और अगर ये आपके पास से चली गई तो ये ऑनरशिप भी आपकी चली जाती है। एडवांस एआई एल्गोरिदम, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्रामिंग होगी, एंड उसमें वो सुपर इंटेलिजेंस होगी, उसमें मतलब किसी टाइप की गलतियों की संभावनाएं ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगी। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट नहीं रहेगा। क्लाइंट सर्वर का मतलब होता है इंटरनेट पे डेटा पड़ा हो, इधर से क्लाइंट डिमांड करेगा, वहां से सर्वर उसको भेजेगा। यहां पर क्या होने वाला है कि हर एक व्यक्ति जो ब्लॉकचेन को यूज करेगा वो नोड कहलाएगा, और वो नोड के पास इक्वल राइट होंगे डेटा को होस्ट करने के। नो मैसिव डेटाबेस और डेटा सेंटर, बड़े बड़े एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर नहीं होंगे। P2P नेटवर्क होगा, बीच में मीडिएटर नहीं होंगे, कनेक्टेड बाय नोड्स। हर एक डिवाइस, हर एक नोड्स दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो इनकेस कई बार मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंटली डाटा लूज हो गया, खो गया, खराब हो गया, करप्ट हो गई फाइल, तो लाखों कंप्यूटर्स उसको वापस सपोर्ट करके रिकवर कर देंगे। तो कनेक्टेड बाय नोड्स होंगे। ऑल नोड्स इन द ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, सारे जो नोड्स होंगे वो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होंगे जैसे यहां पर एक पिक्चर से दिखाया जा रहा है। मल्टीपल नोड्स के ऊपर डाटा स्टोर्ड होगा। तो डाटा के अंदर अगर 100 लोगों के पास, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं शायद आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होगी। एक इंफॉर्मेशन या एक डेटा 100 अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर्ड है। मान लीजिए एक कंप्यूटर किसी कारण से खराब हो गया, उसकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, या वट एवर रीजन वो डेटा वहां पे लूज कर गया, तो बाकी 99 कंप्यूटर से उसको वापस रिकवर किया जा सकता है, किसी कंप्यूटर से उसकी रिकवरी हो जाएगी। नाउ मान लीजिए कुछ मैनिपुलेशन होती है और एक कंप्यूटर के ऊपर कुछ अल्ट्रेशन किए जाते हैं, मान लीजिए 100 की बजाय उसको 50 कर दिया जाता है उस नंबर को। तो वेरिफिकेशन जब होती है, 99 कंप्यूटर्स 99 नोट्स पे 100 दिखाएगा और इस वाले में 50 दिखाएगा, तो ये वेरीफाई होगा और ये फेक साबित होगा। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी भी है तो किसी टाइप की मैनिपुलेशंस को बहुत आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है, उसको तुरंत उसको सुधार किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो वेब 3.0 के अंदर है। ना वेब 3.0 कोई मसला नहीं है, कोई इसमें कोई इफ बट नहीं है कि वेब 3.0 आने वाले टाइम का फ्यूचर है। बिकॉज आज के जो चैलेंजेस हैं वो प्राइवेसी के हैं, आज के जो चैलेंजेस वो डेटा के हैं, आज के जो चैलेंजेस वो मैनिपुलेशंस के हैं, आज के चैलेंजेस मीडिएटर्स के हैं, और ये मीडिएटर्स ही मैनिपुलेशन करते हैं। और इन सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है ब्लॉकचेन बेस्ड वेब 3.0। एंड इसको पूरा इकोनॉमी का दर्जा मिला हुआ है, इसके अंदर ब्लॉकचेन है, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिप्टो है जो कि मोड ऑफ एक्सचेंज होगा, एनएफटीज हैं जो आने वाले टाइम में मेटावर्स के अंदर एक यूटिलिटीज के लिए जो जो भी चीजें आप यूज करेंगे वो एनएफटीज की फॉर्म में होंगी। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया बस रही है। और ये 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, एंड 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनके सब्सिडरीज हैं, यानी इनके अंदर काम करने वाले हैं। जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन बनेंगी उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा ब्लॉकचेन एंड एप्लीकेशन के बीच में, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यानी किसी भी टाइप का कोई एग्रीमेंट होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ब्लॉक क्रिप्टो बेस्ड होंगी P2P पे, जिसको हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोलेंगे। एंड ये सारा स्टोरेज को IPFS के अंदर स्टोर किया जाएगा जो डिसेंट्रलाइज स्टोर्ड होगा। हमारी मीथर ऑल द 7 एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रही है मेरे दोस्त, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं कुछ बातें आपसे करूंगा कि आइए बात करते हैं ये बातें जो मैंने आपसे अभी तक की। कई बार ऐसा लगता है कि यार इनका रियल यूज केस क्या है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड
मैचअप नहीं करता है इस टाइप की ट्रेनिंग से, और आपको लगता है कि भाई साहब ये सब ठीक है लेकिन अभी भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, इतना कुछ बताने के बाद भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताने वाला हूं वेब 3.0 को कुछ यूज केस जो आपको जानने चाहिए। यानी ये ऐसे यूज केसेस हैं जो ऑलरेडी आज की डेट में मतलब जिन पे काम होना शुरू हो चुका है। वेब 3.0 ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज की डेट में आपके आसपास आपको होती हुई नजर आ रही होंगी, या फिर आप देखते होंगे कि ये कहीं ना कहीं उसकी पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन मतलब वेब 3.0 का जो मतलब जो सबसे बड़ा यूज केस है ब्लॉकचेन के साथ, वो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, आपने ये सुना होगा, पीछे एक जी न्यूज की एक खबर आई थी, एंड उस खबर में जो उसका एसेंस था, जो उसका अर्थ था, वो ये था कि आने वाले समय में बैंकिंग व्यवस्था खत्म हो जाएगी। देयर विल बी नो बैंक, नो चेक बुक, मतलब बैंक रहेंगे ही नहीं, ऐसा उनका कहना था। उस खबर के हिसाब से आपको मिल जाएगी वो खबर, वो न्यूज आपको मिल जाएगी, जी न्यूज की है। नाउ वेब 3.0 के दौर में, जैसे आज से पहले अगर हम बात करें तो पैसे को आपने देखा होगा एक दौर था बार्टर सिस्टम, आपने पढ़ा होगा, दौर देखा तो नहीं होगा। बार्टर सिस्टम का दौर था जहां पे वस्तुओं के बदले इस टाइप का प्रणाली था जिसमें एक्सचेंज कर लेते थे। उसके बाद कोड़ियां, उसके बाद सिक्के, उसके बाद पेपर मनी, उसके बाद एटीएम डेबिट कार्ड, उसके बाद ये क्यूआर कोड, और आज की डेट में क्रिप्टो। एंड आने वाले टाइम में क्रिप्टो जो है वो एक मोड ऑफ एक्सचेंज बनने वाला है वेब 3.0 की दुनिया के अंदर। एक अलग दुनिया जो बस रही है, एक इंटरनेट का जो अगला चरण आ रहा है, मेटावर्स वहां पर आ रहा है, वहां पर जो मोड ऑफ एक्सचेंज है वो होने वाला है डिसेंट्रलाइज। वहां पर जो पैसे का आदान प्रदान होगा वो क्रिप्टो या उसकी टाइप की ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसीज को यूज किया जाएगा। एंड वहां पर बैंकों का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटेड पी टू पी, सीधा व्यक्ति टू व्यक्ति के बीच में ट्रांजेक्शन होगी, कोई मीडिएटर नहीं होगा। एंड अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है सर, ये क्या ऐसी कोई संभावना है, तो मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर अपने ब्राउजर पे, और ये ब्राउजर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज की डेट में क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। नाउ देखिए, सिंस रिसीविंग constant encouragement and guidance from IMF to adopt blockchain technology, 15 Indian banks have banded together to establish the blockchain technology used by the Indian Bank Blockchain Infrastructure Company Private Limited. Indian Bank ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, IBBIC, ये एक ऐसा कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है भारत के 15 मेजर बैंकों ने। एंड इन बैंकों ने, सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, वो सिक्योरिटी के वजह से ये हो जाता है सर। मैं दोबारा लेके चलता हूँ, शायद ऐसा। ओके, अभी भी नहीं है। अभी भी विजिबल नहीं है सर। ये सिक्योरिटी की वजह से हो रहा है शायद। अच्छा, मैं यस यस यस। चलिए, ये नहीं हो पा रहा है सर, मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्योंकि ये, आई एम सॉरी बट अब ये नहीं हो रहा है। तो चलिए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, वहां पे भी आप अपने लेवल पे गूगल कीजिएगा। आप गूगल कीजिएगा कि भारत सरकार के 15 बैंकों ने अपने आप के लिए एक एक अलग से बनाया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है
इंडियन बैंक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, IBBIC। IBBIC के नाम से इन्होंने एक कंपनी बनाई है भारत के मुख्य 15 बैंकों ने। अब ये क्या कर रही है, इन्होंने अपना एक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और हाँ, अपनी एक करेंसी लेके आए हैं जिसका नाम है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और ये इंडिया की नहीं है, ये हर एक देश अपना CBDC लेके आएगा, जो वहां का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये करेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। अब अगर आप पूछेंगे, गूगल से आप पूछेगा व्हाट इज CBDC, CBDC क्या है, तो वो आपको बताएगा CBDC इज इश्यूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। एंड ये एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है, एंड चूंकि क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट होती है इसलिए हम इसको क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है क्रिप्टो करेंसी, चूंकि ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। एंड इसमें और क्रिप्टो करेंसी में एक फर्क है कि यहां पर इसकी जो वैल्यूएशन है वो फिक्स रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। जैसे क्रिप्टो करेंसी वेरिएबल रहती है, ऊपर नीचे चलेगा, यहां पर आपका CBDC जो है, इंडियन जो करेंसी है ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी, वो फिक्स उसका प्राइस रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपके 100 का नोट है उसमें लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो इस तरीके से वो 100 रुपए मतलब 100 रुपए रहेंगे। उसका उसका मार्केट वैल्यूएशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 100 की वैल्यू हर व्यक्ति उसको 100 के तौर पे लेगा। तो यहां पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब है कि अब बैंक जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिना मीडिएटर का रोल निभाए हुए उन सारी चीजों को एक्सिक्यूट कर पाएंगे। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उस दौर में जो मोड ऑफ एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करने का जो साधन बनेगा वो क्रिप्टो करेंसी बनेगी। कुछ क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट होंगी, जैसे एम कॉइन है, जैसे बिटकॉइन है, जैसे इथेरियम है। एंड कुछ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होंगी, सेंट्रल बैंक के द्वारा ओन्ड होंगी, जैसे CBDC। मे बी USA वाले का कोई डिफरेंट करेंसी होगा जो वहां का बैंक ऑन कर रहा होगा। तो ये पहला यूज केस है वेब 3.0 के अंदर। ना दूसरा डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, ये दूसरा यूज है जो आज की डेट, ये जो बता रहा हूं मैं आपको ना, ये वो यूज हैं जो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, आएगा नहीं। भारत में 15 बैंकों ने अपना ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, दे आर ऑलरेडी इनटू ऑपरेशन। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो CBDC ऑलरेडी ऑपरेशनल है। आज हमारे इस जूम कॉल के अंदर करीब करीब 550 लोग हैं, इनमें से मेरे को ऐसा लगता है 200-250 लोग ऐसे होंगे जो CBDC आज की डेट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज कर रहे होंगे। दूसरा मेजर यूज केस जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आपका वेब 3.0 का है, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, दैट इज डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन। यानी आने वाले टाइम क्या, अभी रिसेंटली मैं दुबई विजिट किया, तो दुबई में आपको अपना पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे भी। आपके अगर आप सेकंड टाइम आपने विजिट किया तो आपके आंखों के रेटिना को वो QR कोड, सॉरी, आपके आंखों के रेटिना को वो स्कैन करता है, एंड वो आपको सीधा सीधा बिना इंटरप्शन के आप चलते चले जाते हैं, नो सिक्योरिटी चेक, नथिंग। क्यों? बिकॉज उनके वो दे हैव अडॉप्टेड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। आज हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिजी यात्रा यूज करते होंगे। तो डिजी यात्रा में भी अगर आप देखेंगे, डिजी यात्रा आप गूगल करके देखिएगा, एक इंडियन ऐप है, तो वहां पर आपने एक बार अपना बोर्डिंग पास स्कैन कर लिया, तो आपका जैसे आप जाएंगे, आपने उस QR कोड को स्कैन किया, अगली बार आपकी आंखों से ही वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके और आपको एक्सेस दे देता है। तो आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी हो जाएंगी कि एक बार आपका ब्लॉकचेन पे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए आज की डेट में क्या होता है, मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाते हैं, और ऐसे में किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स के हाथ में लग जाते हैं, तो उसका मिसयूज किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि
आधार कार्ड था उनके पास, पैन कार्ड था उनके पास, और हमारे साथ बैंकिंग फ्रॉड हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सेंट्रलाइज अथॉरिटीज के पास हैं। आने वाले टाइम में एक बार आपकी आंखों के रेटिना से लेके आपके फेस के रिकॉग्निशन के साथ ब्लॉकचेन के ऊपर आपकी आइडेंटिटी स्टोर हो गई, तो अब आपको ना किसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और आप अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी जा सकते हैं। आप अब सोचिए, मेरा फेस, मेरी आंखों के रेटिना, मेरे फिंगरप्रिंट एक बार स्कैन हो गए, एंड उसके बाद मेरा पासपोर्ट भी उसके ऊपर अपलोड हो गया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी उसके ऊपर आ गया, मेरी बाकी चीजें उसके ऊपर आ गई। अब मुझे यहां से जाना है तो मुझे इंडिया या किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। द मोमेंट दे विल स्कैन माई रेटिना ऑफ माई आईज, तो मेरा सारा का सारा डिटेल उनके पास आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैनिपुलेशंस के और किसी टाइप के फेक आइडेंटिटी के केसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। अभी ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी वो वेब 2.0 की ऐप के ऊपर हो रही है, वेब 3.0 की ऐप के ऊपर आने पर ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज और बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेटेड हो जाएंगे। तो ये आज का यूज है और ऑलरेडी चालू हो चुका है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। अभी होता क्या है, आपने देखा होगा कि कॉपीज आती हैं मार्केट के अंदर। आपने शर्ट पहनी, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। आपने जूता पहना हुआ है, आपके एडिडास और रिबॉक के शूज आपको रेडी पे मिलते हुए, मतलब छोटे छोटे स्टोर जो कि फेक और कॉपी प्रोडक्ट बेचते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, मैंने अभी हाल में एक ब्लॉगर को देख रहा था, वो दुबई मॉल में गया, उसने छोटा सा पर्स वॉलेट लिया, एंड उस वॉलेट की कीमत थी 2.5 लाख रुपए। छोटा सा वॉलेट, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड का वॉलेट था। लेकिन बाद में जब उसको पता चला, दुबई मॉल जैसे बड़े रेपुटेड मॉल के अंदर भी उसको बाद में एहसास हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। ये ब्रांड जिसका उसने वो वॉलेट खरीदा है, वो कंपनी उस पर्टिकुलर आइटम को बनाती ही नहीं है। क्योंकि आप एक्सक्लूसिव शोरूम में गए, शोरूम वाला क्योंकि मैन एक एक व्यक्ति है जो उसको हैंडल कर रहा है, उसका लालच हो सकता है, वो बाहर की चीजें उसमें रख सकता है। अब आपको कैसे पता चले? तो सप्लाई चेन में ये डुप्लीकेसी का, ये फेक का, ये कॉपीज का, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। कई बार क्या होता है, अभी पीछे एक रिपोर्ट में देख रहा था कि फ्लिपकार्ट ने किसी को शूज भेजा, उसने 2 दिन बाद शूज रिटर्न कर दिया, एंड जब वो शूज स्टोर में गया होगा जहां पे रिकवरी वाला स्टोर है, तो लड़के इतने पढ़े लिखे नहीं होते, बोला ठीक है, आइटम चेक किया, जूता चेक किया और फेंक दिया। बाद में जब फाइनल स्कूटनी हुई, ऑडिट हुआ, तो पता चला उसमें से 70% केसेस ऐसे हैं जहां पे ओरिजिनल जूता मंगाया गया, रिटर्न में फेक शूज भेज दिया गया, कॉपी वापस कर दिया गया। चूंकि उसकी कोई पहचान नहीं है, आम आदमी ऊपरी तौर पे उसको देखेगा तो कैसे देखेगा कि ऑरिजिनल ही है। तो यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी सब चीजें हो रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर उस शूज का QR कोड और वो सारी चीजें आ जाएंगी, जिसकी वजह से उस ओरिजिनल शूज को ट्रैक करना आसान होगा, एंड उसको किसी भी डुप्लीकेट के साथ यू नो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऐसे खाने वाले आइटम्स को लेकर, ऐसी यू नो बहुत सारी चीजों के ऊपर जहां पे डुप्लीकेसी होती है, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर जीरो हो रही है, और ये सब काम करना शुरू कर चुकी हैं बहुत सारी कंपनीज। अगला, कंटेंट्स मोनेटाइजेशन एंड ऑनरशिप। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वेब 3.0 के अंदर आप सीधा सीधा अपने क्लाइंट के साथ कनेक्टेड होंगे। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप जैसे यूट्यूब एंड फेसबुक जैसे चैनल्स को यूज करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ऐसी होंगी कि आपका कंटेंट्स का जो मोनेटाइजेशन होगा वो डायरेक्टली आपको बेनिफिट देगा, बजाय इसके कि उस एप्लीकेशन को। आज की डेट में यूट्यूब पे अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसका एक बड़ा परसेंटेज, मे बी 55% जो है वो यूट्यूब को मिलता है, 45% कंटेंट क्रिएटर को मिलता है, एंड यूजर को नथिंग, कुछ नहीं यूजर को मिलता। अभी यहां पर क्या होगा, क्या आपके यूजर को भी मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है, और आपको भी एक बड़ा चंक मिलेगा, एंड जो प्लेटफॉर्म है उसको बहुत ही म्यूट सा परसेंटेज होगा, मे बी 80% आपको,
10% आपके व्यूअर को एंड 10% आपके सर्विस प्रोवाइडर को। तो यहाँ पर चूंकि आप अपने व्यूअर को या अपने कंटेंट कंज्यूमर को बेनिफिट दे सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट दे सकते हैं, और ये काम शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगे। टोकनाइजेशंस ऑफ एसेट्स, वेब 3.0 के अंदर हर एक एसेट का टोकन बनना शुरू हो चुका है। हर एक फील्ड का, हर एक एसेट का टोकन बनना शुरू हो चुका है। आपने सुना होगा डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड का मतलब यह है कि आपको फिजिकल गोल्ड लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल गोल्ड लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास 500 रुपए हैं, तो 500 रुपए में आपने डिजिटल गोल्ड लिया, तो गोल्ड का एक टाइप से छोटा सा शेयर आपने ले लिया। एंड जब आप उसको बेचते हैं तो उस दिन का जो वैल्यू है, मान लीजिए आज गोल्ड का कीमत है 50,000 रुपए, और आपने 500 रुपए का शेयर खरीदा, डिजिटल गोल्ड खरीदा, तो ये डिजिटल गोल्ड एक्चुअल में फिजिकल गोल्ड नहीं है, लेकिन ना आपके पास गोल्ड है, आपके पास केवल डिजिटली आपके पास उसकी ऑनरशिप है। एंड जब आप उसको बेचना चाहेंगे तो उस दिन का जो रेट है उस हिसाब से आपको, उस रेट के हिसाब से आप कर सकते हैं। आने वाले टाइम में टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स होने वाला है इस तरीके से कि आप किसी भी प्रॉपर्टी में, आप आज की डेट में मुंबई में या दुबई में मान लीजिए बुर्ज अल अरब करके एक बहुत बड़ा 7 स्टार होटल है, या बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है, आप उसमें एसेट को, एक अपार्टमेंट को खरीदने की क्षमता नहीं है आपके अंदर, लेकिन अगर उसके टोकन आ गए मार्केट के अंदर तो आप अपनी ऑनरशिप क्लेम कर सकते हैं। आप इवन एक छोटा सा अमाउंट भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड उतने अमाउंट की वैल्यू का ऑनरशिप आपके पास रहेगा। मेरी बात अगर आपको समझ में आई होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि टोकनाइजेशन आपको समझ में आया होगा इस तरीके से कि कोई बड़ी एसेट्स की छोटे छोटे शेयर्स टोकन्स की फॉर्म में होंगे, और जितने टोकन्स आपके पास होंगे उतनी वैल्यूएशंस, उस वैल्यूएशन की ऑनरशिप आपकी रहेगी उसमें। तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी हो रही है, और ये ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। दूसरा, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डाउस। डाउस का आने वाले टाइम में डाउस का ट्रेंड होने वाला है, एंड ये इस टाइप का ट्रेंड ही, इस टाइप की ट्रेंड जो है ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो अभी एक एकाधिकार के साथ काम करती थी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो, जिसका एक ऑनरशिप होती थी, जिसके पास एक पैनल ऑफ डायरेक्टर होता था और वही डिसीजन लेते थे। अभी क्या होने वाला है, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगी, एंड उसमें आपके डिसीजन से एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था, एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी जहां पर आपका डिसीजन मैटर करेगा। उसके जो रूल एंड रेगुलेशंस होंगे उसका कोई ऑनर नहीं होगा, एंड आप बीइंग अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आप उस डिसीजन में, उस कंपनी के प्रति जो डिसीजन बनने हैं उसको डिसाइड करने, उस डिसीजन को लेने के लिए आपका वोट या आपकी राय मायने रखेगी। तो ये डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस का दौर चालू हो चुका है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज ऑलरेडी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म के तौर पे ऑलरेडी आ चुकी हैं जो डॉज हैं, और ये इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका ऑनरशिप होता है उस कंपनी के अंदर, एंड आपका वोट मैटर करता है। आपका वोट डिसाइड करता है कि कंपनी की पॉलिसीज क्या होंगी। आज जिस तरीके से अ, आज जिस तरीके से फेसबुक कोई एक नियम बनाता है, और आप चाहें या ना चाहें आपको उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है जो उन्होंने बना दिए। लेकिन आने वाले समय में ये जो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपकी राय मायने रखेगी। आप क्या चाहते हैं और एक बड़ा परसेंटेज क्या चाहता है, उस टाइप से उसकी पॉलिसी मेकिंग में आप योगदान दे पाएंगे। तो ये एक ऑलरेडी यूज केस बन चुका है। दूसरा, डेटा का इम्यूटेबल डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। आपका जो डेटा है वो, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये मैं ऑलरेडी उसमें ब्लॉकचेन में बात बात कर चुका हूं आपके साथ। एंड उस डेटा का रिट्रीवल, यानी अगर कहीं आपका डेटा लॉस भी हो गया तो उसको रिकवर किया जा सकता है रिमोट सर्वर से, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड होंगे, और ये काम ऑलरेडी हो चुका है। डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया, आज की डेट में डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया, आज की डेट में जो सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, वो सोशल मीडिया में अगेन ऑनरशिप किसी एक व्यक्ति की है, एंड आपके बेहतरीन कंटेंट्स होने के बावजूद भी
आपका उस पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। आप दिन रात करके कंटेंट्स बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, बेहतरीन मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने कंटेंट्स को पेश कर रहे हैं, लेकिन उसका ऑनरशिप किसके पास है? उस मीडिया हाउस के, उस सोशल मीडिया के मालिक के पास। जैसे आज फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, गूगल की बात करें, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपके डेटा को ओन करते हैं, ऑनरशिप इन्हीं के पास है। लेकिन आने वाले टाइम में आपका डेटा जो डिसेंट्रलाइज सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आपके डेटा का ऑनरशिप आपके पास होगा एंड उस पर किसी टाइप की मैनिपुलेशन नहीं की जा पाएगी। एंड यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। आज अगर आप चाहें तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर काम कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको कुछ दिखा पाऊं, अगर दोबारा शेयर होता है, शायद वो बैंकिंग की वजह से शेयर नहीं हो रहा होगा, मैं ट्राई करता हूं कि अगर मैं शेयर कर पाया तो। आप नहीं आ रहा ना सर? आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा है। ओहो, ये पहले तो ये आईपैड में होता है सर। आईपैड जो है ना बहुत सिक्योर कर दिया है अपने आप को। हाँ, ये मैकबुक है मेरा, तो मैकबुक में ये दिक्कत आ रही है सर। ये मैकबुक से या चलिए कोई नहीं। तो एक मेस्टोडॉन, 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 मेस्टोडॉन करके एक एप्लीकेशन है जो वेब 3.0 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो ट्विटर और फेसबुक का रिप्लेसमेंट है। तो ये ओपन सोर्स है, इसको आप चेक कर सकते हैं। एक लेंस प्रोटोकॉल है, ये भी फेसबुक का जैसा ही है। एक स्टीमिट है, STEEMIT, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। मिरर करके एक है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक GAB सोशल करके है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ओनली वन के नाम से एक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ब्लू स्काई के नाम से ट्विटर एंड फेसबुक का सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। हाई ब्लॉक के नाम से एक आ चुका है। पिक्सल फैड के नाम से भी एक है। तो ऐसे दुनिया भर के एप्लीकेशंस हैं जो आज की डेट में सोशल मीडिया डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के तौर पे काम कर रही हैं। तो आप एक बार, थोड़ा सा मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा अपने लेवल पे इसको ट्राई कीजिएगा। एंड दिस इज द राइट टाइम फर्स्ट मूवर बेनिफिट लेने का, कि अगर आप शुरुआती दौर में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो मे बी आपको जो मिस किया था ना आपने फेसबुक के शुरुआती दौर में, यूट्यूब के शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग आए थे। आज अगर हम इन सोशल मीडिया पे, अगर आप यूज करते ही हैं सोशल मीडिया, और ऑब्वियसली आज की डेट में सोशल मीडिया को ना यूज करना तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक विकल्प है, सभी लोग यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया के ये नए फीचर्स, इन नए एलिमेंट्स को आप यूज कर सकते हैं, इन प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, एंड ये आपके लिए एक फर्स्ट मूवर बेनिफिट होगा। शुरुआती दौर के जो बेनिफिट्स होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे। क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म्स पेमेंट्स के लिए वेब 3.2 की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अल्टीमेट होने। आज अगर हम बात करें तो बिटकॉइन, इथेरियम, एमकॉइन और किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बॉर्डरलेस माना जाता है। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार का कोई वो नहीं है। आप किसी देश में कौन सा करेंसी चल रहा है, वहां का CBDC क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉसिबिलिटी, मतलब वेब 3.0 ने, हालांकि इंटरनेट ने ये काम कर दिया था, लेकिन वेब 3.0 ने क्या कर दिया, पूरे ग्लोब को, पूरे पूरे ग्लोब को एक गांव में तब्दील कर दिया। ग्लोबल विलेज बोलते हैं आज की डेट में, ग्लोबल विलेज। तो एक सेंट्रल करेंसी के तौर पे क्रिप्टो को यूज किया जा सकता है। यहाँ पर किसी बॉर्डर, किसी रिस्ट्रिक्शंस, किसी फीस की जरूरत नहीं है। क्रॉस बॉर्डर, जैसे इंडिया से अगर आप डॉलर मंगाते हैं, भेजते हैं, लेते हैं, देते हैं, तो फेमा और फेरा जैसे रेगुलेशंस आते हैं जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के तौर पे काम करते हैं, और उसकी फी आपको बियर करनी पड़ती है।
एंड उसमें इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, आपको वेरिफिकेशन होता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज वेब 3.0 की इस करेंसी के इस पैटर्न पे करना बहुत आसान हो गया है। फाइनल, स्मार्ट सिटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटीग्रेशन। आज की डेट में जो स्मार्ट सिटीज बस रही हैं वो वेब 3.0 का उसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, किस तरीके से उसमें काम करेंगे, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तौर पे इंटीग्रेटेड होंगी। हर एक चीज को मॉनिटर किया जाएगा एंड चूंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर, मैं देख रहा था, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कितनी सप्लाई है एग्जैक्टली, कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको वो ट्रैक करेगा, सीवरेज की व्यवस्था से लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर, मतलब सफाई को लेकर, वो सारी चीजों को लेकर वेब 3.0 का इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तौर पे इंटीग्रेटेड होगा। एंड ये आज की डेट में जो स्मार्ट सिटीज बस रही हैं वहां पर बड़े बड़े इंटरनेट को लेके बहुत ही शुरू शुरू में ही बहुत सारी चीजों को लगाया जा रहा है। जैसे अभी धुलेरा करके एक स्मार्ट सिटी बस रहा है, तो वहां पे पूरे फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स बिछाए जा रहे हैं ताकि इंटरनेट की मतलब एक सुपर फास्ट सप्लाई वहां पे दी जा सके, जो कि वेब 3.0 के लिए अनिवार्य है। तो आने वाले टाइम में जो स्मार्ट सिटीज बसेंगी और जो बस रही हैं इस टाइम पर, वहां पर इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखकर ही काम किया जा रहा है। तो ये 10 चीजें जो मैंने आपको बताई सर, ये वो थी जो आज की डेट में वेब 3.0 का रियल यूज केस के तौर पे आ रही हैं। तो आप ये समझिएगा, वेब 3.0 जो है डिसेंट्रलाइज वेब है एंड ये सबसे बड़ी जरूरत है आज की डेट में, बिकॉज आज की डेट में ट्रस्ट करना, दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो। आज की डेट में एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के बजाय ऐसे स्ट्रीमलेस, एक ऐसा जहां पर किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन में चीजें हों, वो पॉसिबिलिटी देने वाला है वेब 3.0। तो वेब 3.0 का फ्यूचर है। तो यहाँ पर मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। आपने आज अगर आप इस मीटिंग का हिस्सा हैं तो डेफिनेटली आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही शुरुआती पायदान पे हैं एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी जो कि वेब 3.0 को प्रमोट कर रही है। तो थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आपके जो बाकी साथी हैं उनके लिए ये वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा एंड मैं ग्रुप में इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।